डिस्कस करेंगे होम्स लॉ एंड द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले होम्स लॉ लिखते हैं। बेटा होम्स लॉ क्या बोलता है, अगर कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, ये बेटा रेजिस्टेंस इस कंडक्टर का R, राइट। अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो तो इसमें करंट फ्लो होगा। तो होम्स लॉ ये कहता है करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर दैट इज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द टू एंड ऑफ कंडक्टर। एक एंड बेटा A मान लिया, एक एंड B मान लिया। तो होम्स लॉ ये बोलता है जो इसमें करंट फ्लो होगा ना वो डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। कितना अप्लाई किया बेटा? V अप्लाई किया हमने, तो बेटा I डायरेक्टली V। बट तब हम ये लिखते हैं कि I डायरेक्टली V, उस टाइम हम टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन, इन फैक्टर्स को, इन पैरामीटर्स को कांस्टेंट मान के चलेंगे। क्या बोलते हैं होम्स लॉ? करंट फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस कितना है R, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड ऑफ कंडक्टर दैट इज V। तो बेटा अगर मैं इसको कांस्टेंट को हटाऊं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर यहां से रिमूव करूं तो बेटा एक कांस्टेंट आ गया, I इज इक्वल टू 1/R इंटू V। ये जो 1/R है बेटा, इसको हम बोलते हैं बेटा G, और G होता है बेटा कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा G को? कंडक्टेंस। क्लियर? तो हम I को बेटा कैसे लिख सकते हैं? G इंटू V भी लिख सकते हैं, राइट। बट जनरली जो बुक्स में लिखा होता है बेटा इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? V इज इक्वल टू I इंटू R। बेटा 1/R भी कांस्टेंट है तो R भी क्या होगा बेटा? कांस्टेंट ही होगा। सो वी कैन आल्सो राइट V डायरेक्टली I, राइट बच्चों। बट ये कंडीशन तब है I डायरेक्टली या V डायरेक्टली I तब है जब हम मैकेनिकल स्ट्रेन, टेम्परेचर्स, इन पैरामीटर्स को कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो बच्चों V डायरेक्टली I है या I डायरेक्टली, अगर आप बच्चों I डायरेक्टली V होता है तो बेटा कांस्टेंट हमेशा 1/R लिखेंगे, और 1/R को बोलते हैं बेटा कंडक्टेंस। तो दिस इज आल्सो द फॉर्म ऑफ होम्स लॉ, I इज इक्वल टू G इंटू V। और अगर हम ऐसे लिखते हैं V इज इक्वल टू IR, क्योंकि 1/R कांस्टेंट है तो डेफिनेटली R भी कांस्टेंट ही होगा ही, तो V डायरेक्टली I। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा V इज इक्वल टू IR। दिस इज आल्सो द फॉर्म ऑफ होम्स लॉ। बेटा ये जो R है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और इस R को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, राइट बच्चों। बेटा रेजिस्टेंस क्या होता है? द अपोजिशन ऑफर बाय अ कंडक्टर या द ऑब्स्ट्रक्शन पोज्ड बाय अ कंडक्टर व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। जब भी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में मूव करेंगे तो बेटा एटम और आयन से क्या करेंगे? वो कोलाइड करेंगे, तो ऑब्स्ट्रक्ट ही तो कर रहे हैं उसकी मोशन को। तो हमसे ये पूछा जाए व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ऑफ सब्सटेंस विच अपोज, किसका अपोज करेगा बेटा? फ्लो ऑफ करंट। इस ऑब्स्टेकल को रिप्रेजेंट करने के लिए तो बच्चों हम इस रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है बेटा वो ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो हिल है ये इस ऑब्स्ट्रक्शन को ही तो रिप्रेजेंट करती है, इसलिए हम रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो इस तरीके से बनाते हैं। देखो यहां से चला फिर ऑब्स्टेकल आ गया, फिर चला फिर ऑब्स्टेकल आ गया, इसलिए मैं बोल सकता हूं R यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है एंड इट रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? द ऑब्स्ट्रक्शन, द अपोजिशन ऑफर बाय अ कंडक्टर व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, दैट इज R। बट बच्चों R जो है वो हमारा रेशियो किसका आता है बच्चों? V/I। बट बेटा R जो है ना ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा। ये R उस कंडक्टर के डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, उसका लेंथ कितना है, उसका ब्रेथ कितना है, उसका एरिया कितना है। R कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ये V और I पे डिपेंड नहीं करेगा, इट डिपेंड ऑन द एरिया लेंथ। क्लियर? जो हम आगे डिस्कस करेंगे। जस्ट यहां से हमने होम्स लॉ को स्टेट किया। अगर बच्चों में I डायरेक्टली V लिखता हूं बेटा तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा
तो बेटा वो ऐसे आएगा, जैसे ये V है, ये I है, तो बेटा I डायरेक्टली V है, तो इसका ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आएगा। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? देखो इसका जो स्लोप होगा वो बेटा कितना होता है? स्लोप की वैल्यू क्या बता रखी है? tan थीटा। तो बेटा इसका स्लोप कितना आएगा? dy बाई dx। बेटा y में क्या है? करंट है, x में क्या है? v है, तो बेटा इसका जो tan थीटा जो स्लोप है वो क्या आ गया बेटा? i बाई v आ गया। और i बाई v क्या होगा बेटा? जब v बाई i r है तो i बाई v तो 1 बाई r होगा, तो बच्चों tan थीटा आ गया 1 बाई r, राइट। तो अगर हमसे देखो इस पे आगे भी क्वेश्चन जब सीरीज पैरेलल होंगे तो भी हम वी ग्राफ देंगे, विच वन रिप्रेजेंट सीरीज, विच वन रिप्रेजेंट पैरेलल। बट यहाँ पे तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं दो रजिस्टर दे दूं आपको जिसका IV ग्राफ ये है, राइट बच्चों, ये दो रजिस्टर है 1 और 2, ठीक है। अगर मैं बोल दूं बेटा किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, जब I और V में ग्राफ है तो स्लोप इनवर्सली R होगा, तो बेटा जिसका स्लोप कम होगा बेटा इसका θ1, इसका θ2, तो बेटा रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली tan थीटा हो गया, क्लियर ना। बट अगर जिसका थीटा कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो बेटा ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, R1 ग्रेटर देन क्या हो गया? R2 हो गया, क्लियर। तीसरी चीज बच्चों, अगर हम इनको I की V से रिप्लेस कर दें और V को I से रिप्लेस कर दें बच्चों, लाइक दिस वन, बेटा इधर मैंने क्या किया? अब I था ना, V कर दिया, इधर I पुट किया, बेटा ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो अब इसका स्लोप क्या होगा? देखो tan थीटा क्या आएगा बेटा? y बाई x, y में बच्चों v है, x में I है, तो v बाई I r हो गया हमारा, तो tan थीटा बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r आ गया। तो इसी केस में अगर मैं दो फिर अगेन सेम वे जैसे वैसे वहां किया था, ये v ये I, तो बेटा जिसका स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप ये 1 ये 2, तो बेटा इसका स्लोप ज्यादा है, इसका कम है, तो R2 ग्रेटर देन R1 हो गया, दैट इज Ohm's law। Ohm's law means V is equal to IR। But बच्चों this is the symbol of resistance whose value is fixed। बेटा ये उस रजिस्टर ये R है, जैसे 10 ओम है तो ये फिक्स है भाई, इसकी वैल्यू 10 ओम है। बट अगर इस रजिस्टर को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दे बच्चों, लाइक दिस वन, इट मींस इट्स वैल्यू मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बेटा रियोस्टेट, आप रियोस्टेट बोल दें या इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल दें, जिस रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सके, दैट इज रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस। किसी भी सर्किट में अगर करंट को इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो हम रियोस्टेट लगाएंगे। देखो कैसे, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं, सर्किट डायग्राम आप लोग बोर्ड पे देखेंगे बच्चों। अगर मैं दो रजिस्टर बना देता हूं, देखो यहां से देखेंगे, एक तो बेटा हमने ये R1 बना दिया, एक यहां पे ये रेजिस्टेंस लगा दिया, राइट, और इसको 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, ये 10 वोल्ट। बेटा इसको हमने लिख दिया 5 ओम, इसको लिख दिया 5 ओम, इसको 6 मान लेते हैं। अब मैंने करंट बताओ सर्किट में, तो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है बेटा, दोनों सीरीज में है, तो I की वैल्यू होती है V बाई R, V 10 है, R1 प्लस R2 11 हो गया। बट मेरा एम आपको रियोस्टेट बताना था, तो अगर बच्चों में कभी भी जैसे इसको हम ऐसे बना देते बेटा, इस एरो को मैं मिड में लगा देता इस पे ऐसे, तो हमारा सर्किट कौन सा बनता बच्चों? हमारा सर्किट बेटा ये बन गया। अब देखो ये वाला तो ओपन सर्किट हो गया, ये वाला, तो अगर ये इसको बेटा पोटेंशियल डिवाइडर भी बोलते हैं, रियोस्टेट भी बोल सकते हैं, इट इज आल्सो पोटेंशियल डिवाइडर। अगर मैंने इसको मिड में लगा दिया तो बेटा इधर 3 ओम हो गया और इधर 3 ओम हो गया, तो अगर ये मिडल में है तो आप देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू अब कितनी होगी यार बेटा? 8 ओम हो गया, तो I की वैल्यू 10/8, तो करंट बढ़ गया ना। और अगर मैं इसको और इधर लगा दूं बच्चों, ये यहां पे लगा दिया, तो अब सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा? सिर्फ V 10/5, क्योंकि ये तो आउट हो गया सर्किट से। बेटा इसको बोलते हैं रियोस्टेट, और इसका सिंबल ऐसे भी बना देते हैं, मैंने आपको बता दिया बच्चों ऐसे। और इसमें मिनिमम करंट लाना है, तो बेटा हम इसको क्या करें, हम यहां पे कनेक्ट कर दें, तो I की वैल्यू
V/11 आ गया। क्लियर ना? इसको बोलते हैं बच्चों रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक और बात बच्चों, जब हमने कंडेंसर को डिस्कस किया था बच्चों, तो हमने शॉर्ट कैपेसिटर बताया था। उसी तरह अगर कभी भी ये हम सीरीज और पैरेलल में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आइडिया देता हूं यहां पे। अगर कोई भी क्वेश्चंस करते हैं आप लोग, जैसे बेटा मैंने एक रजिस्टर बना दिया 4 ओम, बेटा एक ये भी 4 ओम, राइट बच्चों, और ये 4 ओम बेटा, और ये बैटरी लगा दिया, सारे 4 ओम के। अगर दो एंड वायर से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया हमने ऐसे, तो बेटा ये जो वायर है इसमें ये क्या करेगा, इसको शॉर्ट कर देगा, और ये सारा करंट बेटा इसमें करंट क्या आएगा 0, और ये सारा करंट यहां से मूव करेगा। तो जब भी रजिस्टर के दो एंड को डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो वो रजिस्टर वहां से क्या हो गया शॉर्ट, उस रेजिस्टेंस पे करंट हमेशा क्या होगा 0। दैट इज ऑल अबाउट होम्स लॉ। होम्स लॉ मैंने बोला V डायरेक्टली I लिखो या I डायरेक्टली V। R बेटा V और I पे डिपेंड नहीं करेगा, R डिपेंड करेगा लेंथ, एरिया, जो अभी डिस्कस करेंगे हम। अगर बेटा I और V में है तो रेजिस्टेंस इनवर्सली स्लोप होगा, V Y में है I X में तो R डायरेक्टली क्या होगा स्लोप होगा tan थीटा। और एक होता है इसकी वैल्यू बेटा फिक्स होती है, दिस इज फिक्स, और अगर एरो लगा दिया या बेटा इसको इस तरह से बना दिया, इसको बोलेंगे पोटेंशियल डिवाइडर या रियोस्टेट। रियोस्टेट उसको बोलते हैं जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, राइट, दैट इज होम्स लॉ। अब मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, जहाँ से हमें क्वेश्चंस करना है वो डिस्कस हम कर रहे हैं फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। और मैंने आपको फिर बता रहा हूँ मैं, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो ऑब्स्ट्रक्शन होता है जो कोई कंडक्टर पोज करता है जब उसमें करंट फ्लो हो। क्लियर? अब देखो मैं आपको बताता हूँ होम्स लॉ में, देखो बच्चों आगे डिस्कस कर रहा हूँ फैक्टर्स ऑन विच, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने फैक्टर्स ऑन विच resistance of a conductor depends. Resistance of a conductor depends. बट हमने 10th में भी इसको स्टडी किया है कि बेटा जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का ना, वो लेंथ पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, और एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, और एक नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। एक किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ कंडक्टर। ये हमने लोअर क्लास में डिस्कस कर रखा है कि R डायरेक्टली L होता है, इनवर्सली A होता है, पर मैं इसको इलस्ट्रेट कर देता हूँ। देखो आप लोग, जैसे बेटा दो कंडक्टर्स हमारे पास, राइट, एक कंडक्टर ये है जिसका लेंथ L है और एरिया है, और इसमें I करंट फ्लो कर रहा है। तो इस R कितना हो गया बेटा? L इसका लेंथ है, ठीक है, A इसका एरिया है, राइट बच्चों। तो मैंने बोला कि R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है। बेटा मैंने ऐसा का ऐसा एक कंडक्टर और इसके एडजॉइनिंग में लगा दिया सेम डायमेंशन का, तो अगर इसमें करंट I है तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ वो भी मान लिया मैंने। एक कंडक्टर मैंने बिल्कुल इसका एडजॉइनिंग एक और लगा दिया, तो बेटा इसमें भी करंट तो सेम ही जाएगा ना। तो इसका क्या हुआ, इसका अगर पोटेंशियल V है तो इसमें भी पोटेंशियल कितना क्रिएट होगा, V होगा। तो अब जो इफेक्टिव जो कंडक्टर बना बेटा उसकी लेंथ कितनी हो गई, 12 हो गई कि नहीं हो गई। तो R क्या होता है बच्चों, V/I इसका। अब दो कंडक्टर ले किया मैंने, I सेम है, तो अब R डैश क्या हो गया, V डैश अपॉन I डैश। बेटा I तो दोनों में सेम है, टोटल V कितना हो गया, V इसका और V इसका। तो बच्चों अगर हम लेंथ को डबल करेंगे ना, तो बेटा देखो R डैश कितना आ गया हमारे पास, 2R आ गया ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि लेंथ डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस डबल होगा। मतलब आप फिर बताता हूँ, देखो दो आइडेंटिकल कंडक्टर को हमने ऐसे कनेक्ट किया, एरिया A है, लेंथ L है, I करंट था बेटा, तो I कितना हो गया इसका, R क्या हो गया, V/I। अब मैंने एक और एडजॉइनिंग कंडक्टर ऐसे कनेक्ट किया, तो करंट तो जो उसमें पोटेंशियल क्रिएट होगा वही इसमें होगा, क्योंकि डायमेंशन बराबर है और करंट सेम जा रहा है। तो टोटल जो कंडक्टर बना रिजल्टिंग कंडक्टर, उसका कितना हो गया, रेजिस्टेंस R डैश, V डैश, V इसका और V इसका बेटा, तो 2V हो गया, I तो सेम है, तो I तो रेजिस्टेंस लेंथ डबल करने से बच्चों रेजिस्टेंस डबल हो गया। सो वी कैन से R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और अगर बच्चों मैं इसको ऐसे कर दूं बच्चों, जैसे हमारे पास ये वही कंडक्टर है,
लेंथ L है बेटा, इसका एरिया A है, राइट बच्चों। अब A एरिया में करंट I था और L इसकी लेंथ है। अब इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, A/2 ऊपर और बेटा A/2 नीचे। अब करंट मैंने फ्लो किया I, तो अब देखो R डैश कितना हो गया, R डैश कितना आ गया बच्चों, R डैश आ गया, V डैश कितना हो गया, V डैश अपॉन I डैश। तो बेटा दोनों पैरेलल में है, जितना पोटेंशियल इसमें क्रिएट होगा उतना इसमें होगा, क्योंकि I दोनों में सेम है। तो अब देखो V अपॉन I डैश क्या हो गया बेटा, I/2 हो गया ईच में। तो अब R डैश अगेन देखो 2V आ गया कि नहीं आ गया। अगर मैंने एरिया को डिवाइड किया तो रेजिस्टेंस डबल हो गया, हाफ किया तो रेजिस्टेंस डबल, और लेंथ डबल करने से भी रेजिस्टेंस डबल हो रहा है। तो हम देखो R डायरेक्टली A लिखा, क्योंकि लेंथ डबल करने से रेजिस्टेंस डबल हो गया, बट एरिया हाफ करने से रेजिस्टेंस डबल आता है। तो एरिया के क्या हो गया बच्चों, इनवर्सली हो गया। बेटा इनकी जरूरत नहीं है, हमें तो ये दो पैरामीटर चाहिए थे, R डायरेक्टली L होगा, इनवर्सली A होगा, और एक नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेटा क्या कंक्लूजन निकाला हमने, R डायरेक्टली L है, इनवर्सली A है। तो बच्चों में इसको ऐसे लिख दूं, R इज इक्वल टू रो L बाई A। बच्चों R रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, L लेंथ है, A एरिया है। तो आप बेटा रो देखो कितना आ गया, R A बाई L। बेटा रो जो है ना वो तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी, और ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब लेंथ पे, डायमेंशन पे डिपेंड करेगा। बट ये किस पे डिपेंड करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल, कि वो सब्सटेंस किससे बना है। रो क्या है, रो को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ परपोर्शनलिटी, और इस रो को बोलेंगे बेटा हम रेजिस्टिविटी। इस रो को बोलेंगे बेटा रेजिस्टिविटी, और इसको बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बेटा रो जो है L और A पे डिपेंड नहीं करेगी, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, क्लियर। और तो रो आ गया बेटा। अब रेजिस्टेंस का यूनिट हमने बोला था बेटा होम होता है, होम्स लॉ में हमने बताया था ना, R क्या आ गया था, V/I। 1 ओम कब बोला, रेजिस्टेंस कब होगा, पोटेंशियल 1 वोल्ट हो, और करंट बेटा हमारे पास कितना हो, 1 एम्पियर। तो हम बेटा क्यों ना रो का यूनिट निकाल ले, यहां से रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बताओ बच्चों, होम। एरिया का क्या होता है बच्चों, मीटर स्क्वायर। बेटा L का क्या होगा, मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है बेटा, होम मीटर, राइट। दिस इज रेजिस्टिविटी। अब जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आएंगी वो किस तरीके से आएंगी, रो L/A पे आप देखेंगे ध्यान से, और बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए आपका।